हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। इसको शॉर्ट में सीएफटी बोल सकते हैं। तो सीएफटी के जो पोस्टुलेट है, इसमें क्या बोला गया, जैसे मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं K4 Fe तो सीएफटी में बोला गया जो सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम है, इसको ट्रीट करो एज ए पॉजिटिव चार्ज। इसको ट्रीट करना है एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। समझे? और जो लिगेंड है, लिगेंड को अपने को, जैसे यहाँ पे Cn- क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड अगर एनायनिक है तो लिगेंड को अपने को ट्रीट करना है, ट्रीट एज ए पॉइंट निगेटिव चार्ज, पॉइंट निगेटिव चार्ज। समझे? अगर एनायनिक लिगेंड है तो पॉइंट निगेटिव चार्ज एज्यूम कर लेंगे। कई बार होता है कि जो लिगेंड होगा वो एनायनिक लिगेंड नहीं होगा, जैसे कि मान लो H2O हो गया, NH3 हो गया। इस टाइप का कोई अगर लिगेंड है तो ये तो एनायन है नहीं, तो इसको पॉइंट निगेटिव चार्ज न एज्यूम करके इसको क्या एज्यूम करेंगे, पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल एज्यूम करेंगे। समझे? और डाइपोल क्यों एज्यूम करेंगे? तो देखो, जो पानी है, अगर पानी का हम स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब अगर इसका डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो देखो, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होगा, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। ओएच बॉन्ड में देखेंगे तो बॉन्ड डाइपोल ऑक्सीजन की ओर होगा, ऐसे ही इधर ऑक्सीजन की ओर होगा। तो नेट डाइपोल जो आएगा, नेट डाइपोल का मोमेंट आने वाला है ऊपर की ओर आएगा। समझे? मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर मॉलिक्यूल में। अल्टीमेटली हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर चाहे तो, एक मान लो मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है जिसमें ऊपर की ओर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और नीचे की ओर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ऐसे डाइपोल को बना सकते हैं यहाँ पे। समझे? तो कोई भी अगर न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड में अगर पोलैरिटी आ रहा है, डाइपोल आ रहा है, नेट डाइपोल आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, पॉइंट डाइपोल। अब इस पॉइंट डाइपोल का जो निगेटिव पोल है, वह निगेटिव पोल कैसा काम करेगा, जैसा कि यहाँ पे एनायन कर रहा था। समझे? एनायन को हमने निगेटिव चार्ज एज्यूम कर लिया, पॉइंट निगेटिव चार्ज। तो डाइपोल में जो निगेटिव पोल है ना, वही काम करेगा जो यहाँ पे एनायन काम कर रहा है। समझे? तो बहुत सिंपल सा इसका पोस्टुलेट है सेफ्टी का, कि सेंट्रल एटम को एज्यूम कर लेना है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को एज्यूम कर लेना है पॉइंट निगेटिव चार्ज। अगर लिगेंड न्यूट्रल हुआ, समझे, अगर लिगेंड न्यूट्रल हुआ, उस केस में पॉइंट डाइपोल एज्यूम करेंगे। अब जो इसमें सेकेंड पॉइंट बोला गया कि हमने तो मान लो एज्यूम कर लिया ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट निगेटिव चार्ज, ये सेंट्रल एटम हो गया और ये लिगेंड हो गया। तो अब इनमें होगा क्या, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इसमें बोला गया है कि इनके बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। देख सकते हैं इनके बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। समझे? तो इनके बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगने वाला है।
लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच। इसका मतलब है कि इनके बीच आयनिक बॉन्ड है, समझ गए? इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच आयनिक बॉन्ड है। अब देखो, लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच अगर बॉन्ड को थोड़ा और डेप्थ में समझे, तो यहाँ समझो कि कोई भी जो सेंट्रल एटम होगा उसका न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल भी होगा। डी ऑर्बिटल, और 5 डी ऑर्बिटल होंगे, समझे? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। 5 डी, 5 डी ऑर्बिटल। अब 3 डी होगा तो 3 डी में 5 डी ऑर्बिटल, अगर 4 डी होगा तो 4 डी में 5 डी ऑर्बिटल। मतलब ऐसे समझो कि इसके पास डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मान लो हमने दिखा दिया यहाँ पे इस टाइप से। अब अगर इसको ओवरऑल एज्यूम करोगे ना, यहाँ पे इस ओवरऑल को, तो ओवरऑल जो ये है पॉजिटिवली चार्ज है, समझे? ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर आयन लोगे, फॉर आयन, जैसे मान लो अगर हमने Fe2+ आयन लिया, Fe2+ आयन, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 26। तो प्रोटॉन इसके पास कितने हैं? 26। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो यहाँ पे देखो 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, लॉस कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं इसके पास? 24। तो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा आ रहा है कि नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल एटम कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जाके देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे बैठा है। जो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे बैठा है? इस न्यूक्लियस में, यहाँ पे देखो, इस न्यूक्लियस में। और जो निगेटिव चार्ज है वो तो बेचारा किस में है? डी ऑर्बिटल में, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में। तो ये रहा सेंट्रल एटम के बारे में कि चार्ज कैसे है। अब बात करते हैं लिगेंड का। तो लिगेंड, यहाँ पे देखो, लिगेंड के पास है क्या देने के लिए? सिर्फ लोन पेयर, समझे? ये है लिगेंड। तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। अब सोचो एक बार, जैसे लिगेंड सेंट्रल सेंट्रल एटम की ओर अप्रोच करेगा, तो देखो, सेंट्रल एटम की ओर लिगेंड आएगा यहाँ पे, यहाँ पे। तो मजा किसको आ रहा है? सेंट्रल एटम की ओर लिगेंड आ रहा है, तो मजा आ रहा है इन दोनों को, न्यूक्लियस और लिगेंड को। सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस और लिगेंड जो है, इनको मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे। देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड पे है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी विल रिलीज। अब जब एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मजा ही आएगा, समझे? जब भी एट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या हो जाता है? सिस्टम से रिलीज हो जाता है। तो सिस्टम के पास जो बचा एनर्जी है वो कम है, तो जब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सेंट्रल एटम और लिगेंड को तो मजा आ रहा है, पास में आ रहे हैं। लेकिन लिगेंड के पास में आने से एक को दिक्कत हो रहा है। और दिक्कत किसको हो रहा है? डी ऑर्बिटल, यहाँ पे जो दिख रहा है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन को दिक्कत हो रहा है, या बोलो डी ऑर्बिटल को दिक्कत हो रहा है। क्योंकि डी ऑर्बिटल में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो, जो डी ऑर्बिटल दिख रहा है ना, यहाँ पे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन,
एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे बिल्कुल, समझे? क्योंकि दोनों पे निगेटिव चार्ज है। इस पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। लिगेंड पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। एक दूसरे को भगाएंगे, चलो भाग जाओ यहाँ से, समझे? क्योंकि रिपल्सन लगने वाला है, एक दूसरे को धक्का देंगे, आओ मत आओ मत, समझे क्या? तो एक दूसरे को रिपल्सन लगाएंगे, और रिपल्सन से क्या होगा? एनर्जी बढ़ता है, समझे? जब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है तो सिस्टम क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी विल विल बी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उस सिस्टम के अंदर डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा, समझे? क्योंकि डी ऑर्बिटल को रिपल्सन फील हो रहा है, तो डी ऑर्बिटल एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिससे एनर्जी बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी घट जाएगा, समझे? एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, सो डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? डी ऑर्बिटल्स एनर्जी एनर्जी विल इंक्रीजेज, समझे? और यहां से स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो यहाँ पे देखो, ओवरऑल देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। क्योंकि सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम और लिगेंड तो पास पास ही रहते हैं, गुलू गुलू करेंगे, पास पास रहेंगे तभी तो उनमें गुलू गुलू होगा, मीन्स अट्रैक्शन होगा, पास में रहेंगे। तो यहाँ से अपने को क्लियरली पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो इसीलिए सेंट्रल एटम को हमने पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर लिया और लिगेंड को निगेटिव चार्ज। लेकिन उसके बीच, उसके अंदर जाके देखें हम लोग सेंट्रल एटम में, तो न्यूक्लियस को तो मजा आ रहा है, लेकिन डी ऑर्बिटल को क्या हो रहा है? रिपल्सन फील हो रहा है। डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन फील हो रहा है। तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? लिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाएगा, समझे क्या? अब अगर हम बात करें कि कौन से डी ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा और कौन से डी ऑर्बिटल में एनर्जी कम बढ़ेगा, उसके लिए अपने को आना चाहिए डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होता है, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। तो लाओ थोड़ा सा बता देते हैं, फिर देखेंगे कि जो लिगेंड आ रहा है, एनायन आ रहा है, उसके वजह से कौन से डी ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होगा और कौन से डी ऑर्बिटल में रिपल्सन कम होगा। तो एक बार देखते हैं डी ऑर्बिटल। तो देखो, डी ऑर्बिटल जनरली, थोड़ा सा रफ रफ डायग्राम बना के समझ लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मान लो वाई एक्सिस लेते हो, एक्स एक्सिस लेते हो, तो डी एक्स वाई अगर ड्रॉ करना है, तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में इसके लोब होंगे, चार लोब होंगे, डबल डंबल शेप होगा इसका। इसके लोब किधर होंगे? डी एक्स वाई के लोब एक्सिस के बीच में। लोब्स किधर होंगे? देखो, ये लोब है, दिख रहा है ना? ये लोब है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब आ रहा है। ऐसे ही अगर हम ड्रॉ करें डी वाई जेड को, डी वाई जेड को ड्रॉ करेंगे, तो इसमें भी लोब आएंगे एक्सिस के बीच में। डी वाई जेड लोब आएगा एक्सिस के बीच में, वाई जेड एक्सिस के बीच में इसके लोब आएगा। या फिर बोलो वाई जेड प्लेन में लोब होंगे। यहाँ पे वाई जेड बना दिया। अगर अपने को जेड एक्स ड्रॉ करना होता है, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, तो ये मान लो जेड एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस। तो डी जेड एक्स अगर इसका हम लोग बनाना चाहें सेव, तो इस टाइप से बनेगा, समझे क्या है? जेड एक्स प्लेन में इसके लोब होंगे।
तो ये जो ऑर्बिटल अपने को डी के ऑर्बिटल दिख रहे हैं ना, इनका स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं T2G सेट। क्या बोलते हैं? T2G सेट। एक्सिस के अलोंग इसके लोब नहीं है। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं इनको। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। समझे? नॉन एक्सियल क्यों बोला? क्योंकि इनके लोब्स जो है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है। देख लो भाई, एक्सिस के अलोंग दिख रहा है क्या इसका लोब? इनका लोब तो एक्सिस के बीच में दिख रहा है। समझे? इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। और T2G का मतलब है ट्रिपली ट्रिपली डिजेनरेट सेट। और जी का मतलब होता है जी रेड। तो T2G के नाम पे नहीं जाना है, बस इसको T2G सेट याद रखो, इतना सफिशियंट है। इसके बाद देखो, दो डी ऑर्बिटल और होते हैं। डी सबसेल में जो है ना, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वही बना रहा हूँ। अगर इसको एक्स एक्सिस बोले, इसको वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस पे होता है dx² - y²। यहाँ पे देखो, अगर dx² - y² की बात करें, तो इसके लोग एक्सिस पे ही होते हैं। इसके लोग कहाँ पे होंगे? ऑन द एक्सिस। इसके लोग हो जाएंगे एक्सिस पे। और एक ऑर्बिटल होता है dz²। जेड एक्सिस अगर इसको लेते हैं, तो dz² ऑर्बिटल्स जो होगा, उसमें जो लोब होगा जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसका लोब बना लेते हैं जेड एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे दो लोब तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ये अपना दो लोब बना दिया जेड एक्सिस के अलोंग। और यहाँ से देखेंगे तो एक्स एक्सिस है, और इसके अंदर गया होगा कहीं वाई एक्सिस, इस टाइप से। तो जो एक्स वाई प्लेन दिख रहा है ना, ये एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में अपना एक रिंग होता है। समझे? एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होता है, जिसको अलग कलर से बनाता हूं तो क्लियरली दिखेगा। यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप से। और इसको बोलते हैं रिंग। एक्स वाई प्लेन में रिंग है। तो देखो, ये जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसका 50% जो है, इसका 50% पोर्शन एक्स वाई प्लेन में है। समझे? और 50% जेड एक्सिस में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे दो ऑर्बिटल हैं जिनके लोब एलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। इनको बोलते हैं इजी सेट। इसको हम लोग बोलते हैं इजी सेट। और एक्सियल डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। समझे? तो डी में जो डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे देखो, पांचों ऑर्बिटल का हमने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो नॉन एक्सियल हैं। 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस, जिनका लोब एक्सिस के अलोंग नहीं है। और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, डी के 2 ऑर्बिटल ये वाले, इजी सेट वाले, जिनके लोब एलोंग द एक्सिस है। समझे? इनके लोग एक्सिस के अलोंग हैं। तो फिर वापस आते हैं वहीं जहाँ पे एंड किए थे। जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज। इसके पास देखेंगे तो डी ऑर्बिटल भी है, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। समझे? अब यहाँ से लिगेंड अगर आएगा इसके पास, सेंट्रल एटम के पास आएगा, तो डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? रिपल्सन फील होगा। रिपल्सन, जितने भी डी ऑर्बिटल हैं सभी को सेम रिपल्सन फील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह किस पे डिपेंड करेगा? वह डिपेंड करेगा कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। जैसे मान लो, यहाँ पे देखो, सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होता है।
इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लिगेंड क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना खुद का। अब जब ये लिगेंड जो है, लिगेंड सेंट्रल एटम के पास आएगा, तो लिगेंड अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लेके पास में आ रहा है, समझे। तो अगर लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें, लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करेंगे, लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से आ रहा है, उसके बेसिस पे जो डी ऑर्बिटल है, कुछ डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फेस करेंगे और कुछ डी ऑर्बिटल कम रिपल्सन फेस करेंगे, समझे। जैसे एज्यूम करो कि यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसके चारों ओर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, देखो लिगेंड का जो फील्ड है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ये लिगेंड का फील्ड है कि नहीं यहाँ पे, और ये सेंट्रल एटम का फील्ड है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड, और देखो जो लिगेंड का फील्ड है वो निगेटिव फील्ड है, तो अगर हम सेंट्रल एटम के अराउंड एक निगेटिव फील्ड लगाएं, और कैसा, स्फेरिकल सिमेट्री के साथ, जैसे यहाँ पे एक स्फेरिकल सिमेट्री के साथ फील्ड लगाते हैं, इस टाइप से। देखो, अगर स्फेरिकल सिमेट्री मतलब चारों ओर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, चारों ओर से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो उस केस में डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों ऑर्बिटल में क्या होगा, सेम रिपल्सन। अगर चारों ओर से स्फेरिकल सिमेट्री के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो पांचों डी ऑर्बिटल को सेम रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, तो पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम इंक्रीज होगा, समझे। तो एनर्जी से कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, समझे, तो इन पांचों का एनर्जी क्या होता है, सेम। मान लो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लिख सकते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे देखो 5 डी ऑर्बिटल है, पांचों का एनर्जी क्या है, सेम। तो अगर डी ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अपसेंट में देखा जाए, अगर इनको कंपेयर करें एनर्जी वाइज, तो इन पांचों का एनर्जी क्या है, सेम। तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहने का मतलब है, इन absence ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अपसेंट में, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, उस समय डी के पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, और इसी को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स एनर्जी जिन ऑर्बिटल का सेम हो। तो यहाँ पे बताओ, अभी तो एनर्जी सबका है कुछ ना कुछ, लेकिन एनर्जी सेम है। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक एक ऐसा फील्ड है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड और निगेटिव फील्ड है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल अगर हमने फील्ड अप्लाई किया, तो पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, सेम इंक्रीज होगा, समझे। क्योंकि सब पे रिपल्सन लग रहा है सेम, तो पांचों डी ऑर्बिटल जो है उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन सेम हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद सबका एनर्जी क्या होगा, सेम। तो पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी कितने से इंक्रीज हो गया, ये जो है इतने से इंक्रीज हो गया पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी। तो ऐसा कब होगा, जब स्फेरिकल सिमेट्रिक निगेटिव फील्ड हम अप्लाई करेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक निगेटिव फील्ड। लेकिन देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो निगेटिव फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, लिगेंड के वजह से। यही ना निगेटिव चार्ज जो है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस लिगेंड के वजह से होगा, तो वो कभी सिमेट्रिक नहीं होगा,
जो नेगेटिव चार्ज सॉरी जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कभी स्फेरिकल सिमेट्री के साथ प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ गए? वो एसिमेट्रिक होगा, जिसके वजह से कुछ डी ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा और कुछ डी ऑर्बिटल में कम रिपल्सन होगा। तो जिस डी ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा, उसका एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिसमें कम रिपल्सन होगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम। समझ गए? तो हम लोग जो देख रहे हैं कि डिजनरेट ऑर्बिटल जिसमें पांचों का एनर्जी सेम है, समझ गए, स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, समझे, अगर लिगेंड के वजह से फील्ड आएगा, तो पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं रह जाएगा। कुछ का एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ का एनर्जी कम बढ़ जाएगा। और डी ऑर्बिटल जो डिजनरेट है, वो डिजनरेट नहीं रह जाएगा। डिजनरेसी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। समझ गए? वो दो सेट में होगा, तीन सेट में होगा, कितने सेट में होगा, डिपेंड करेगा, देखेंगे। वो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। बाहर से जो हम फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड लगेगा, उस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का क्रिस्टल फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग मेनली अपने को तीन टाइप का पढ़ना है। एक ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, एक टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, और एक स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होता है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, देखो ऊपर की ओर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीजेस। अब देखो स्टार्टिंग में कोई भी सेंट्रल एटम होगा, उसके डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स of same energy when metal ion is present isolated। अगर जो मेटल आयन है वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो, जैसे मान लो हमने जो लिखा था ऊपर, कॉम्प्लेक्स K4Fe CN6, तो इस टाइप का ना हो। सेंट्रल एटम ऐसा ना हो लिगेंड से सराउंडेड हो। सेंट्रल एटम जो आयरन पे 2+ है, इस फॉर्म में हो, आयरन पे 2+, अगल बगल कुछ ना हो, आयरन 2+ के अगल बगल में कुछ ना हो, उस केस में क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड फॉर्म में है, प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म। तो वहां पे डी ऑर्बिटल का एनर्जी जो है, इसके 5 डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ऑर्बिटल को डिजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। अब देखो, अगर कहीं से स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए इस पे, अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो पांचों का एनर्जी क्या होगा? सेम इंक्रीज होगा। पांचों का एनर्जी क्या होगा? सेम इंक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं एवरेज एनर्जी व्हेन मेटल आयन इज प्रेजेंट इन स्फेरिकली स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, या बोल दो क्रिस्टल फील्ड। तो एवरेज एनर्जी
of d orbital when metal ion is present in spherically symmetrical crystal field। अगर spherically symmetrical crystal field में है तो एवरेज एनर्जी सभी d ऑर्बिटल का सेम इंक्रीज होने वाला है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला केस है कि मेटल आयन फ्री फॉर्म में है, आइसोलेटेड है। मान लो आयरन पे 2+ था। अब यहाँ पे केस क्या है कि आयरन पे 2+, मेटल आयन तो है, लेकिन इसके चारों ओर से स्फेरिकल सिमेट्री के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है। यहाँ से स्फेरिकल सिमेट्री के साथ फील्ड अप्लाई किया गया है निगेटिव चार्ज के वजह से। इस टाइप से चारों ओर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा सेंट्रल एटम पे, तो ऑब्वियस सी बात है सभी डी ऑर्बिटल को सेम रिपल्सन फील होगा, सबका एनर्जी सेम बढ़ेगा। लेकिन जो हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, उस केस में यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा और लिगेंड आएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना के, समझ गए? मतलब यहाँ पे देखो, एक लिगेंड इधर से है, एक लिगेंड इधर से, इस टाइप से। ए ए एक ऊपर, एक नीचे। तो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दिया यहाँ पे। अब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आएगा तो लिगेंड के साथ ही क्या आने वाला है? निगेटिव चार्ज, समझ गए? लिगेंड के साथ ही आने वाला है निगेटिव चार्ज और निगेटिव फील्ड। तो यहाँ पे देखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखेंगे तो जो लिगेंड है वो एक्सिस के अलोंग होते हैं। लिगेंड जो होंगे, देखो ऊपर वाला कौन सा एक्सिस है? ऊपर वाला मान सकते हैं जेड एक्सिस, इसको मान सकते हैं ए वाला जो लाइन है, ए वाला लाइन है इसको बोल दो एक्स एक्सिस, और ए वाला लाइन जो है वाई एक्सिस। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लिगेंड किधर आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है, उसमें लिगेंड एक्सिस के अलोंग आते हैं। जैसे देखो दोबारा, अगर स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं कि नहीं? ए प्लेन में बना दिया, एक्स एक्स, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, दिख नहीं रहा है लेकिन होता है 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का। तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे? एक स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो जो लिगेंड आएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सिस के अलोंग आ रहा है, लिगेंड आ रहा है एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है बॉन्ड बनाने। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग है उस ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि लिगेंड आ रहा है एक्सिस के अलोंग, लिगेंड का जो फील्ड होगा एक्सिस के अलोंग बहुत स्ट्रांग होगा, डायरेक्टली फेस करेगा जो ऑर्बिटल, उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, उसका एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अपने को पता है कि दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं, समझे? एक्सिस के अलोंग कौन से ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं इजी सेट। क्या बोलते हैं? इजी सेट। तो दो ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग है उनका बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, उनका एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, उनमें रिपल्सन थोड़ा कम होगा, समझ गए? ये है T2G सेट, समझे? ऑर्बिटल को देखेंगे तो इसको बोल सकते हैं DXY, DYZ, DZX, या फिर इसको बोलते हैं T2G सेट, समझे? तो ऐसा है इसमें, हमें यहाँ से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में दो सेट मिल गया, डी ऑर्बिटल का दो सेट मिल गया, एक इजी सेट है और एक T2G सेट है। इजी सेट और T2G सेट में जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ओ बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग
एनर्जी। ओ का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, अगर बात करें कि इस वाले लाइन को अगर फर्दर हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। समझे? बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर एवरेज एनर्जी वाले लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब बेरी सेंटर से कितना ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हुआ है, किसी भी ऑर्बिटल की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो कितना एनर्जी इंक्रीज हुआ है पर ऑर्बिटल या पर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, नीचे कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इतने से इंक्रीज हुआ है। और पर ऑर्बिटल कितना एनर्जी डिक्रीज हो गया है? तो ऊपर देखेंगे, ऊपर कितने ऑर्बिटल है? 2। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 ऑफ ऑक्टाहेड्रल टाइम्स डिक्रीज हो गया है, माइनस लगा देंगे। समझे? तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि पर ऑर्बिटल या पर इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी डिक्रीज हो गया है और कितना एनर्जी इंक्रीज हो गया है। यहाँ से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में समझ आया क्या? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या दिख रहा है कि बेरी सेंटर से जिन ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होता है उनका एनर्जी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, और जिन ऑर्बिटल में रिपल्सन थोड़ा कम हो रहा है उनका एनर्जी थोड़ा घट जाएगा, बेरी सेंटर से मतलब एवरेज एनर्जी से। समझे? अब ये बात करें स्प्लिटिंग एनर्जी की। समझे? तो स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि Eg और T2G के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर ये नाम, जो इस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसकी बात करें तो बोल सकते हैं कि लिगेंड के वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जा रहा है, डी ऑर्बिटल टूट जा रहा है दो सेट में, इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे जो डेल्टा ओ है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी या इन जनरल स्प्लिटिंग एनर्जी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? लिख सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी वो मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। डेल्टा ओ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आगे अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखें तो स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगा। और दूसरा पॉइंट है जो फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। समझे? अब चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा? तो देखो, सेंट्रल एटम यही ना है, इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे लिगेंड है, लिगेंड पे निगेटिव चार्ज है। इसके पास डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है सब। तो देखो, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा, या फिर बोल दो जेड इफेक्टिव, बहुत सारे फैक्टर आएंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, लिगेंड को क्या करेगा? उतना ही पास अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड को उतना ही पास खींच के लाएगा। समझे? रेड जोन डेंजर जोन जा रहा है। देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, लिगेंड को उतना ही पास में खींच के लाएगा। लिगेंड के पास में आने से, देखो लिगेंड पास में आ गया अगर, तो लिगेंड के पास में आने से दिक्कत किसको हो रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को दिक्कत हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों में देखेंगे, इन सब में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्सन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा तो डी ऑर्बिटल जो एनर्जी इंक्रीज हुआ है, ये वाला डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आएगा। समझे? तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगा, और दूसरा फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड।
लिगेंड का जो खुद का फील्ड स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो चार्ज अगर नहीं भी है, लेकिन लिगेंड का फील्ड बहुत स्ट्रांग है, निगेटिव फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो भी तो लिगेंड एकदम पास में चला जाएगा। और लिगेंड सेंट्रल एटम के एकदम पास में चला गया, तो सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को तो बहुत रिपल्सन फील होगा, जिसके वजह से यहाँ पर भी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आने वाला है। समझे, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम और लिगेंड पास में आएंगे, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग उतना ही ज्यादा होने वाला है। समझे, और लिगेंड जितना ज्यादा पास में चला गया, उसका उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड अगर बहुत पास में चला जा रहा है तो उसको बोल देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर लिगेंड बहुत पास में नहीं जा पा रहा है तो उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। अभी समझेंगे इसको कैसे। तो देखो, यहाँ पे जो लिगेंड है, बहुत सारे लिगेंड, उनका फील्ड स्ट्रेंथ का हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं। लिगेंड के जो फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं लिगेंड, उसका ऑर्डर देखेंगे तो देखो, सबसे वीक फील्ड जो होता है आई माइनस का, उससे ज्यादा है बी आर माइनस, उससे ज्यादा है एच सी एन माइनस, उसके बाद है सी एल माइनस, एफ माइनस, यहाँ पे बीच में चाहे तो सल्फाइड भी लिख सकते हैं, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, C2O4 2 माइनस, इसके बाद है H2O, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा EDTA 4 माइनस, इससे स्ट्रॉन्गर होगा NH3, इससे स्ट्रॉन्गर होगा EN, इससे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा CN माइनस का, और इससे स्ट्रॉन्गर होगा CO का। तो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। समझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे वीक फील्ड किसका होगा, आई माइनस का, जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है लिगेंड, इसमें देखा जाए तो सबसे वीक फील्ड किसका होगा, आई माइनस का। और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड किसका होगा, सीओ माइनस का। अब सीओ माइनस का फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि सीओ माइनस सबको पता है मेटल के साथ क्या करता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। हम लोग जानते हैं कि नहीं, मेटल में और सीओ लिगेंड में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये अपना लोन पेयर डोनेट तो करता ही है, साथ ही साथ मेटल के फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल से लोन पेयर एक्सेप्ट भी करता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और डबल बॉन्ड बनने से मेटल और कार्बन जो है, सीओ लिगेंड, बहुत पास में आ जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा आता है, या फिर बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि इस टाइप से हम लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इन जनरल बात करें तो देखो, सबसे वीक फील्ड किसका होगा, आई माइनस का, उसके बाद बी आर माइनस है, सी एल माइनस है, एफ माइनस है। मीन्स जो हैलाइड है, इनका फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम। हैलाइड का फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक। इसके इससे ज्यादा तो किसका है, जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीलेट में ऑक्सीजन डोनर एटम, पानी में ऑक्सीजन डोनर एटम। तो हैलाइड से स्ट्रॉन्गर फील्ड किसका होगा, जिसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है। अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड किसका होगा, यहाँ पे देखो EDTA में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम है, EN में नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है। समझे, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होगा। इसके बाद देखेंगे तो जिसमें कार्बन डोनर एटम है, जैसे साइनाइड या CO, तो इसका फील्ड स्ट्रेंथ तो और भी स्ट्रॉन्ग है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सबसे वीक फील्ड किसका होता है, हैलाइड का, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन का, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर नाइट्रोजन का, और सबसे स्ट्रॉन्गर फील्ड किसका होता है, कार्बन डोनर एटम वाले लिगेंड का। समझे, तो यहाँ से अपने को लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन लिगेंड
स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है और कौन लिगेंड वीक फील्ड की तरह काम करता है। इसको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है बीबीटी से पहले ही, लेकिन अगर जिसको नहीं आता है वो यहाँ समझ ले, दोबारा बता रहा हूँ कि देखो, जो 3D सीरीज है उसके लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का डेफिनेशन आता है। 4D और 5D सीरीज का अगर कोई सेंट्रल एटम है, समझे, 4D 5D सीरीज, अगर 4D 5D सीरीज का सेंट्रल एटम है तो उस केस में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की बात ही नहीं करेंगे। ऑल लिगेंड्स ऑल लिगेंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ गए? सारे लिगेंड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये पॉइंट याद रख लो। 4D और 5D सीरीज का सेंट्रल एटम है तो सारे के सारे लिगेंड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा? स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल एटम के एकदम पास में चला जाएगा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझे क्या? इसके बाद देखो, जो 3D सीरीज मेटल है उनके लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड डिफाइन किया गया है। अब देखो, इनमें भी ये देखेंगे तो हैलाइड और ऑक्सीजन ये मोस्टली क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं मोस्टली, समझे। और कार्बन जिसमें डोनर एटम होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा हमेशा। जो नाइट्रोजन डोनर एटम है ये कभी वीक हो सकता है, कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बाउंड्री लाइन पे है। कभी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। समझे? तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, नाइट्रोजन जब डोनर एटम है जैसे अमोनिया, उसमें कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा अमोनिया और कब वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, 3D सीरीज के जो मेटल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये लास्ट के चार जो मेटल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनके लिए जो अमोनिया होता है एसएफएल की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया इनके लिए कैसा काम करेगा? एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझे? कोबाल्ट पे +2 चार्ज हो, कोबाल्ट पे +3 चार्ज हो, अमोनिया कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। निकल पे 2+ चार्ज हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। कॉपर पे +2 चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जिंक पे +2 चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझे? बाकी ये जो स्टार्टिंग के जो दिख रहे हैं ना 6 मेटल, इनके लिए अमोनिया जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, WFL। अगर कहीं सेंट्रल एटम स्टार्टिंग के 6 मेटल दिख रहे हैं तो अमोनिया कैसा काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखूं यहाँ पे CuNH3 का होल 4 2+, तो यहाँ पे अमोनिया कैसा काम कर रहा है? अमोनिया लिगेंड है, लेकिन किस टाइप का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वीक फील्ड लिगेंड। तो बोलेंगे अमोनिया SFL की तरह काम कर रहा है। समझे? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ FeNH3 का होल 6 2+, तो अमोनिया यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? तो देखेंगे आयरन पे 2+ है, और आयरन पे 2+ के लिए अमोनिया कैसा काम करेगा? WFL की तरह। समझे? तो ये बात अपने को आना चाहिए कि अमोनिया कब SFL की तरह काम करेगा, कब WFL की तरह काम करेगा। बताओ अगर मैं यहाँ पे, चलो ठीक है इतना हो गया। अब नेक्स्ट जो है, एक एक्सेप्शन आता है जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है पानी का। तो जो पानी है H2O, वो हमेशा क्या करेगा? एक्ट एज WFL फॉर 3D सीरीज सेंट्रल एटम। अगर 3D सीरीज का कोई सेंट्रल एटम है तो पानी जो है हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। समझे? लेकिन लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, जब कोबाल्ट पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कोबाल्ट पे 3+ और 6 के 6 लिगेंड पानी हो,
तो उस केस में पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो CuH2O का होल 6 और टोटल चार्ज है +3। तो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट पे 3+ है, कोबाल्ट पे 3+ है, और 6 के 6 लिगेंड पानी है। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं पानी कैसा काम कर रहा है, SFL की तरह काम कर रहा है। समझे? अदरवाइज कहीं पर भी देखेंगे 3D सीरीज के साथ तो WFL की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो CuH2O का होल थ्राइस और F3। यहाँ पे जो H2O है कैसा काम कर रहा है, WFL की तरह, वीक फील्ड लिगेंड। 6 के 6 पानी होना चाहिए, यहाँ पे 6 के 6 पानी नहीं है। समझे? 3 फ्लोराइड है, फ्लोराइड तो बहुत वीक लिगेंड है। समझे? पानी जो है मुश्किल से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो रहा था, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पे 3+ चार्ज था। जो पानी है वो अपना लोन पेयर डोनेट करने नहीं आ रहा था। समझे? जो लिगेंड है H2O वो नहीं आ रहा था, लेकिन कोबाल्ट पे +3 चार्ज इतना ज्यादा है कि उसको अपनी ओर खींच लिया। जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है कि उसका मर्जी न रहते हुए भी क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। समझे? इस केस में, पहले वाले केस में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर गया पानी। लेकिन जो दूसरा केस है ना, यहाँ पे देखो कोबाल्ट पे 3+ तो है ही, पानी जो है, पानी का मर्जी नहीं है, तो पानी को तो ये खींचना ही है इसको। इसके बाद जो देखेंगे फ्लोराइड जो है, ये वाला, ये तो H2O है, और जो फ्लोराइड है इसका अलग ही नखड़ा है। ये तो और नहीं, और वीक फील्ड क्रिएट करता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड को खींचने के लिए और ज्यादा इसको मशक्कत करना पड़ेगा। तो फ्लोराइड को खींचने से अच्छा थोड़ा दूर से ही बॉन्ड बना लेगा। समझे? तो फ्लोराइड बहुत पास नहीं जा पाता है, CO के न्यूक्लियस के बहुत पास नहीं जा पाता है। समझे क्या क्या कहना चाहता हूँ? फ्लोराइड तो बहुत ही वीक लिगेंड है, वीक फील्ड होगा, तो फ्लोराइड को खींचने में और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो फ्लोराइड को खींचेगा नहीं, उतना पास नहीं खींच पाएगा, दूर ही छोड़ देगा। तो दोनों के बीच क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग कम हो जाएगा। स्प्लिटिंग कम, स्प्लिटिंग एनर्जी कम, तो लिगेंड को क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। समझे क्या? अब सारी बातों का एक बात, अगर 3D के साथ कोई 3D मेटल है और उस पे +4 चार्ज आ गया, समझे, मेटल पे +4 चार्ज आ गया, तो सभी के सभी लिगेंड कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर मेटल पे +4 चार्ज आ जाए, वो 3D सीरीज का हो, 4D सीरीज का हो, 5D सीरीज का हो, किसी भी सीरीज का हो, मेटल पे +4 चार्ज आ गया तो सभी के सभी लिगेंड कैसे हो जाएंगे, SFL की तरह। मेटल पे इतना ज्यादा चार्ज है कि लिगेंड कोई भी हो उसको खींच के पास में ला देगा। स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा उस केस में। समझे क्या? तो ये अपना जो एक्सेप्शन है हमने एक जगह कवर कर दिया कि 4D 5D सीरीज के लिए सारे लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और 3D सीरीज में देखना होगा अमोनिया कब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कब वीक फील्ड है। लास्ट के 4 जो मेटल है उनके लिए SFL होता है, बाकी के लिए WFL होता है। जो ऑक्सीजन है जिसमें डोनर एटम ऑक्सीजन होगा, जैसे पानी, तो पानी 3D सीरीज के लिए WFL होता है। लेकिन अगर कोबाल्ट पे +3 चार्ज दिखे तो वहां पे पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। यहाँ पे सावधान रहना, क्योंकि 3 ही पानी है और 3 फ्लोराइड है, तो इस केस में WFL की तरह काम करेगा दोनों मिलके। अब बात आती है अगर मिक्स टाइप के लिगेंड आ जाए, जैसे कुछ स्ट्रांग हो कुछ वीक हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Fe, CN3H2O का 3 फोर्थ राइस। तो यहाँ पे देखो 3 स्ट्रांग है 3 वीक है। अच्छा बताओ, 3 SFL है, 3 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और 3 वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब तीनों इक्वल अमाउंट में 3 3 है तो किसकी बात सुनोगे, स्ट्रांग का कि वीक का? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रांग की बात सुनेंगे। तो अगर स्ट्रांग और वीक इक्वल नंबर में आ जाए तो फिर किसकी बात सुनेंगे, स्ट्रांग की। तो ओवरऑल कैसा काम करेगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड।
एक ऐसा काम करेगा ओवरऑल एसएफएल की तरह। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा हो FeCN का होल ट्वाइस H2O का होल फोर। यहाँ पे देखो, जो CN है वो SFL होता है और H2O WFL होता है। तो यहाँ पे देखो, SFL का नंबर 2 है और WFL का नंबर, वीक वाले का नंबर 4 है। तब यहाँ पे किसकी बात सुनोगे? जिसका नंबर ज्यादा है, या जिसका जनसंख्या ज्यादा है उसी का तो बात सुनेंगे, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पावरफुल दो ही लिगेंड है, लेकिन वीक कितने हैं? 4 हैं। तो जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है मीन्स नंबर ज्यादा है, उसकी बात सुनेंगे। तो ओवरऑल कैसा काम करेगा? WFL की तरह, समझे? अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, FeCN4 और H2O का होल ट्वाइस, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इस केस में किसकी बात सुनेंगे? ऑब्वियसली जिसका नंबर ज्यादा है, SFL है और ये WFL है। नंबर किसका ज्यादा है? SFL का। तो SFL की बात सुनेंगे। ओवरऑल कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि अगर मिक्स टाइप के लिगेंड आ जाए तो जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसी की बात सुनोगे। अगर SFL और WFL का नंबर इक्वल आ गया तो किसकी बात सुनेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। इसी का एक्सेप्शन यहाँ पे था। कई लोग सोचेंगे पानी क्या है? SFL है। और फ्लोराइड क्या है? WFL है। तो किसकी बात सुने? SFL का। और ओवरऑल SFL की तरह काम करेगा, लोग सोच के ऐसा गलत कर देंगे, समझे? तो यहाँ पे ध्यान देना कि पानी मुश्किल से SFL हुआ था, वो अपने दम पे नहीं SFL हुआ था। कोबाल्ट पे +3 चार्ज था, कोबाल्ट का चार्ज इतना ज्यादा था कि पानी को अपनी ओर खींच पा रहा था, मुश्किल से SFL हुआ था, समझे? लेकिन है एक्चुअल में क्या? WFL। ये भी वीक फील्ड लिगेंड है और ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, ओवरऑल वीक ही लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। चलो, तो यहाँ से हम लोग समझ गए कौन सा लिगेंड SFL होगा और कौन सा लिगेंड WFL होगा। अब इतना समझने के बाद हम लोग एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं CFT में। देखो, वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, समझे, तो हम लोग देखेंगे इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का बहुत ज्यादा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से, या बोलो ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, सो पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग विल अकर, इस केस में पेयरिंग होगा, समझे? पेयरिंग होगा। और ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, वैसे लिगेंड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। द लिगेंड फॉर विच स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL, समझे? एंड इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, अगर यहाँ पे देखेंगे डेल्टा O कम है, समझे, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, सो पेयरिंग विल नॉट अकर, पेयरिंग विल नॉट अकर। अब देखो, ये पेयरिंग क्या है, कब होगा कब नहीं होगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दो टाइप का एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी समझ गए, और ये पेयरिंग एनर्जी जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मान लो आ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पेयरिंग एनर्जी को कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगेगा? अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे पेयर कराएं तो इनके बीच कैसा फोर्स लगने वाला है? रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, समझ गए?
तो देखो, पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी, इन दोनों में कंपटीशन है। जो एनर्जी कम होगा, जिसमें एनर्जी कम लगेगा, वही काम होगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अभी समझेंगे कैसे। तो देखो, एक केस लेते हैं। मान लो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है इस टाइप से। इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। ये है T2G, EG। यहाँ पे लेते हैं डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। और ऐसा कब होगा? SFL के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। और ऐसा कब होगा? इधर लिखना पड़ेगा, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो ऐसा कब होगा? WFL के केस में। समझे? मान लो अगर अपने को D1, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है D1, तो एक इलेक्ट्रॉन भरना है। एक इलेक्ट्रॉन फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है D1, इलेक्ट्रॉन भर दिए। WFL में भी इलेक्ट्रॉन भर दोगे। अगर D2 होता है इलेक्ट्रॉन, मान लो ये D1 ना होके D2 होता, तो D2 है तो दो इलेक्ट्रॉन भर दो। SFL हो या WFL, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो D3 होता तो तीन इलेक्ट्रॉन भरना है, तो तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए। WFL हो या फिर SFL हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है जब D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो। D4 को भरना है। डी में चार इलेक्ट्रॉन है। अब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया है, तो चार इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो देखो, तीन इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करा दें कि जंप करा दें? बात यहाँ पे आके फंसती है। यहाँ पे देखो, ये है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे देखेंगे, लिगेंड अगर SFL होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सेंट्रल एटम के एकदम पास में चला जाएगा। डी ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा रिपल्सन फील होगा। रिपल्सन से स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा। समझे? स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वाला जो गैप दिख रहा है ना, एक्चुअल में गैप इतना नहीं है, बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ। समझे क्या? ये गैप बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, डेल्टा O। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे धीरे से पेयर हो जाए या फिर जंप करे। तो बताओ, जब स्प्लिटिंग एनर्जी इतना ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ जंप करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, जंप करने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए जंप नहीं करेगा, क्या करेगा? पेयर कर जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि SFL होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कराएगा। और स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कराएगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आएगा। पेयरिंग एनर्जी कम होगा। पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग करा दो, कम एनर्जी में काम बन जाएगा। समझे? और यहाँ पे अगर WFL लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा? कम। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? कम। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए दो ऑप्शन है, या तो पेयर हो या फिर जंप हो। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर नहीं होगा। समझ गए? चौथा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, क्योंकि ये गैप बहुत कम है, चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएगा। समझे? तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें WFL के केस में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा दिखेगा? T2G में तीन इलेक्ट्रॉन है और EG में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे SFL के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने को दिखेगा, T2G में फोर इलेक्ट्रॉन है और EG में जीरो इलेक्ट्रॉन। समझे? तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि जब SFL होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो चौथा इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो पेयर हो जाए या जंप हो जाए। SFL में क्या होगा? स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग करा दो। WFL में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जंप करा दो, क्योंकि पेयर तो होगा नहीं, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते समय देखेंगे
कि लिगेंड का नेचर क्या है, एसएफएल है कि डब्ल्यूएफएल है। एसएफएल है तो पेयरिंग कराएंगे, डब्ल्यूएफएल है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो।